नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने संगम नगरी को दी 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा यह महाकुंभ। राज्यसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सभापति ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। लगातार किसान के बेटे का अपमान करने पर विपक्ष को घेरा, आत्मचिंतन की दी सलाह। लोकसभा में संविधान पर बहस, सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। कहा, संविधान का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संविधान को बचाने की कही बात। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से लेकर 17 दिसंबर के बीच रहेंगे भारत के दौरे पर। दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। कनाडा में बदलती स्थितियों के चलते भारतीयों को सतर्क रहने की विदेश मंत्रालय की सलाह। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष समेत प्रधानमंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। विपक्ष के नेताओं ने भी दी पुष्पांजलि। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के दौरे के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के आयोजन और उसकी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी भी देखी। पीएम ने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी जानकारी ली। उन्होंने परिवहन, सफाई और सुविधाओं को लेकर करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किए, जिसमें 10 नए रोड ओवर ब्रिज यानी आरओबी, स्थायी घाट, रिवर फ्रंट सड़कें, विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी पीएम ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए अग्रिम बधाई दी। विशेष तौर पर उन्होंने सफाई कर्मियों की सेवा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहां आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ
एकता का महायज्ञ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महाकुंभ में सभी सुविधाओं का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें धार्मिक यात्रा और कुंभ आयोजनों के प्रति उदासीन रवैया रखती थीं। इसकी बड़ी वजह उन लोगों का आस्था से लगाव नहीं होना था। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार के अलग अलग विभाग जिस तरह महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। देश दुनिया के किसी कोने से कुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। मैं जिस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, उन महाप्रयासों का महाकुंभ भी इस थली में नजर आता है। और इससे पहले पीएम ने कला स्थित सरस्वती कूप के दर्शन किए, श्रद्धापूर्वक मां सरस्वती का पूजन किया। पवित्र कूप के दर्शन का धार्मिक महत्व काफी बड़ा है। प्रधानमंत्री ने सरस्वती कूप कॉरिडोर का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर के विधि विधान के साथ दर्शन किए। यहां हनुमान जी दक्षिणाभिमुखी हैं और यह प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी है और सतह से 6 से 7 फीट नीचे है। संगम में स्नान दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन पूजन करने की मान्यता है। और प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष स्थल भी पहुंचे। सनातन संस्कृति में इसे पवित्र माना जाता है। त्रिवेणी स्थित किले के अंदर मौजूद यह वृक्ष पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। यह माना जाता है कि जब पूरी सृष्टि प्रलय काल में तबाह हो जाती है, तब सिर्फ यह अक्षयवट ही बचाता है। यह भी मान्यता है कि इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल स्वरूप में विराजमान होकर पूरी सृष्टि को देखते हैं। और वहीं सबसे पहले प्रयागराज पहुंचने पर भारत की सबसे जीवंत सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ के दिव्य आयोजन और सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने संगम तट पर कुंभ कलश का पूजन किया। विधि विधान के साथ पूजन में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। पवित्र संगम तट पर प्रधानमंत्री ने आरती भी उतारी। और प्रयागराज में आयोजित एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस बार महाकुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटल होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। और अब खबर संसद से। राज्यसभा में सभापति ने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि किसान का बेटा को आरोपित और अपमानित करने को विपक्ष ने अपनी आदत बना ली है। इसको लेकर विपक्ष को सभापति ने घेरा। सभापति ने नाराजगी और पीड़ा जताते हुए विपक्ष को आत्मचिंतन की सलाह दी। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। और उधर लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने संविधान की भावना को निरादर करने और संविधान को अपमानित करने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को अपने राजनीतिक हित साधने का माध्यम बनाया है। विपक्ष के कुछ नेता आजकल संविधान की प्रति जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने संविधान को जेब में रखकर घूमना ही सीखा है। वहीं बीजेपी ने संविधान को हमेशा माथे से लगाया है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता राजीव रंजन सिंह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में वर्ष 1975 में लगाई गई इमरजेंसी पर तात्कालिक कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने तात्कालिक कांग्रेस सरकार पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तब कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया था। जब 1975 में इमरजेंसी लगा तो हम सब लोग जेल में थे और कई प्रताड़नाएं हुई। अचानक लग गया इमरजेंसी और अचानक इमरजेंसी लगा क्यों भाई? नंबर आपका तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध करार दे दिया था। आपका नंबर आ जाएगा इसके पर। और अवैध करार दे दिया। उनको अपनी गद्दी भी बचानी थी। तो गद्दी बचाने के लिए उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाया और लाखों लोगों को मीसा में उठा के जेल में बंद कर दिया गया। पूरे देश में कोई छोटा से लेकर बड़ा विरोधी दल का नेता नहीं था जो सड़कों पर घूम सकता था। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के तथ्यों से परे बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद के खिलाफ संसदीय कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पार्लियामेंट में हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गया वाला को कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह का अगर ये कहेंगे तो इसका खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इस तरह का महिला कोई भी मेंबर उठ करके ऐसा ही बात करेंगे, ये नहीं होगा। मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग का तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा।
तो क्या कुछ संसद में इस समय चल रहा है और जो ये संविधान पर बहस हो रही है उसमें क्या कुछ नेता कह रहे हैं अपनी तरफ से? बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत राय, सीधे संसद भवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले से निशांत, आपसे सबसे पहले इस पर बात करूंगा कि आज राज्यसभा के सभापति ने बड़ा दुखी होकर कहा, किसान का बेटा हूं, और बार बार आप लोग अपमानित करते हैं, विपक्ष के लोग आत्मचिंतन करें। राज्यसभा के सभापति ये कहने के लिए मजबूर क्यों हुए निशांत? देखिए, वाकई गंभीर चिंतन का विषय है कि देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति को ये बात सदन में बोलनी पड़ रही है कि किसान का बेटा हूं, और आप लोग इस तरीके से पसंद नहीं करते कि एक किसान का बेटा इस कुर्सी पर बैठा है। लगातार विपक्ष को हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति ने बोलने का मौका दिया है, लेकिन विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि वो बोलने का मौका नहीं देते, वो इंटरप्ट करते हैं, वो अपने लोगों को ज़्यादा मौका देते हैं, जबकि एक संवैधानिक चेयर है और उस चेयर पर बैठने के बाद जो उपराष्ट्रपति का व्यवहार रहा है, हमेशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलने को रहा है। लेकिन उसके बावजूद उपराष्ट्रपति को बार बार इस पर निशाना बनाया जाना कहीं ना कहीं दिखलाता है कि उनको कितना इस पूरे मामले को लेकर उनको कितना दुख है, और आज इस दुख को उन्होंने प्रकट कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की है और लगातार उपराष्ट्रपति की ओर से हमने देखा है कि जब से ये सेशन चल रहा है सदन में दोनों ही पक्षों को बोलने का पूरा अपर हाउस में मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का आरोप लगेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके के सामने आएगी। निशांत, जो लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत हुई, रक्षा मंत्री ने बात भी रखी है, लेकिन हमने एक चीज भी देखी कि चाहे वो विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा हूं, अखिलेश यादव हूं या तमाम लोग हों, संविधान पर जो चर्चा होनी चाहिए कि 75 साल का कैसा सफर रहा, कब कब हमने संविधान को लेकर कोई गलतियां की हैं क्या, किस तरह से कभी संविधान को खत्म करने का भी काम हुआ था क्या, उस पर ना चर्चा करके कुछ अलग तरह से बातें लोग अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? विपक्ष के नेता जो हैं वो अपने अपने मुद्दों को इस चर्चा के बहाने रख रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए संविधान की चर्चा पर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक लाइन कही कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटकर राष्ट्र को विकसित पथ पे बढ़ाने वाला हमारा संविधान है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष की ओर से लगातार केवल कटाक्ष की पॉलिटिक्स देखने को मिली और संविधान पर कम चर्चा के अलावा उनके पास अपने मुद्दे ज्यादा नजर आए। चाहे अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने सरकार को घेरने के भरसक प्रयास किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम कानून जो इस देश में ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बावजूद जो मामले कोर्ट में है उनको भी सदन में उठाने का काम किया, ना कि संविधान पर कोई विशेष बात कही हो या कोई चर्चा की हो। कुछ इसी तरीके से प्रियंका गांधी जो वायनाड से चुनाव जीत कर आई हैं, उनके भाषण में देखने को मिला और महुआ मोइत्रा इनसे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने ऐसी बातें कही कि संसदीय कार्य मंत्री को यह बोलना पड़ा कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, जो भी पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्ष ने लगातार मांग की थी कि संविधान को लेकर चर्चा की जाए, सरकार इस पर तैयार हुई और आज और कल इस पर जो है लोकसभा में चर्चा भी होनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जो मांग की थी, आपसे जो उम्मीदें थी खासकर देश की जनता को, उनको लेकर आपने कितनी चर्चा की? देश की जनता इन 2 दिनों के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछेगी। बिल्कुल ये सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि 2 दिनों की ये चर्चा रखी गई है और किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी निशांत, जो कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन होनी चाहिए? क्या उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया बोलने के मामले में महुआ मोइत्रा ने? देखिए, जिस बात का फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया हो, क्लीन चिट दे दी गई हो, और उस बात को लेकर आप सदन में और संविधान पर जब चर्चा होनी है, 13 दिसंबर जैसा महत्वपूर्ण दिन है और जिन लोगों ने बलिदान दिया था इस सदन को बचाने के लिए, आज जहां सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप सदन के पटल से उन बातों को कह रहे हैं जो पूरी तरीके से निराधार है। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुना दिया, तो सदन में आपको आखिर ऐसे विषय उठाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप विषय उठा रहे हैं तो आपको संविधान पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन
कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें निकलकर सामने आई, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री को यह कहना पड़ा। पहले निशिकांत दुबे जो बीजेपी से सांसद हैं उन्होंने विरोध किया और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर एक्शन लेने की बात की और उसके बाद से सदन में 2 बार हंगामे के कारण रुकावट जारी हुई। अब एक बार सदन फिर बात की जाए तो वापस चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निशांत, आज जब संविधान पर चर्चा हो रही है ऐसे में यह बड़ा प्रासंगिक है कि संविधान का पालन कितना किया जाता है। आप लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक देखिए, अभी राज्यसभा के सभापति के दुख की बात जो उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है वो हमने आपसे चर्चा की। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जिस तरह का रवैया रहता है नेताओं का, सांसदों का, और ख़ास तौर पर मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं क्योंकि कई बार इस तरह के डिसरप्शन और इस तरह के मुद्दे दिखने को मिलते हैं। ऐसे में संविधान पर चर्चा के समय ये और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है कि संविधान की बात तो की जाती है, जेब में रखा जाता है, लहराया जाता है, लेकिन उसी संविधान का पालन नहीं किया जाता। देखिए, जहां तक लगता है कि संविधान को विपक्ष जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ रहा है उसके लिए केवल एक पॉलिटिकल ये मुद्दा बनकर रह गया और चुनाव के समय संविधान लहराना एक आम बात हो गई है विपक्षी नेताओं के द्वारा। लेकिन वाकई संविधान को किस तरीके से बेहतर और मजबूत किया जा सकता है, आज हमने किसी भी विपक्षी नेता अगर उसको लगता है कि सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है तो किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है किसी भी विपक्षी नेता के बयानबाजी में नहीं सुना। हालांकि इन्होंने चुनावी मंचों पर और जब भी मौका मिला है तो इस सरकार पे आरोप जरूर लगाए हैं कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। दूसरी अहम चीज हो जाती है कि सदन में जो संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठे हैं और संसदीय जो गरिमा है जो हमें पहले की सरकारों में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसका पूरी तरीके से उपहास किया जाता है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के साथ व्यवहार किया जा रहा है ये बेहद ही देखना दुर्लभ होता है, खासकर भारतीय संसदीय परंपरा में। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों पीठ का पूरा आदर करते हैं, लेकिन जब पीठ से ये बात कही जा रही है तो ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसे क्या कारण बन गए और विपक्ष को भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये परंपरा रही है, एक से बढ़कर एक चीजें हुई हैं दोनों सदनों में, लेकिन उसके बावजूद ये पहली बार है कि उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए। और इसके साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा है कि सरकार मामले पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर किसी भी तरह का अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. वहीं पाकिस्तान पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों पर यकीन रखती है, लेकिन पड़ोसी देशों और खासकर पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्त माहौल में बात करनी होगी। In terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard.
कुछ और बड़ी खबरें। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 15 से लेकर 17 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान अनुराग कुमार दिसानायके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। President of Sri Lanka, His Excellency Mr. Anurag Kumara Dissanayake, will visit India on a state visit on 15 to 17 December 2024. This will be the first visit of President Dissanayake to India after the recently concluded presidential and parliamentary elections in Sri Lanka. During the visit, President of Sri Lanka will meet Rashtrapati Ji and also hold discussions with Prime Minister Shri Narendra Modi on bilateral, regional and international issues of mutual interest. President of Sri Lanka will also be participating in a business event in Delhi, and thereafter he will also visit Bodh Gaya. The visit of President Dissanayake to India shall further strengthen the multifaceted and mutually beneficial cooperation between the two countries. और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा में हिंसक अपराधों में 3 भारतीय छात्रों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस मामले में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 3 Indian students have been murdered in violent crimes. We are deeply saddened by these terrible tragedies that have struck our nationals in Canada. Our High Commission in Ottawa and our consulates in Vancouver and Toronto, they are in touch with the families. They are also pushing very hard with following up with the local authorities for thorough investigation in the matter. Safety and security and welfare of Indian nationals, in particular students, for us in Canada and elsewhere is a matter of paramount importance. We have also issued advisory for our nationals and our students to exercise extreme caution and remain vigilant in view of the deteriorating security environment in Canada as a result of the growing incidence of hate crimes and criminal violence. वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्र की बांग्लादेश यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी जो बांग्लादेश की यात्रा रही, रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने कुछ घटनाक्रमों और मुद्दों पर भी चर्चा की है और भारत की चिंताओं और विशेष रूप से जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताएं हैं उससे अवगत कराया। अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध रखने की भारत की इच्छा दोहराई। He went there on 9th of December. He had Foreign Office consultations. He also met the Chief Advisor and thereafter the Foreign Affairs Advisor of Bangladesh. Foreign Secretary highlighted during his talks India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He also reiterated India's willingness to build a positive and constructive relationship with Bangladesh based on mutual trust and respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests. Foreign Secretary also discussed certain developments and issues and conveyed India's concerns, especially those relating to the safety and welfare of minorities. He also raised some regrettable incidents of attacks on cultural and religious issues and diplomatic properties. Understanding that Foreign Secretary's visit will help in sustaining bilateral engagement between India and Bangladesh with a view to addressing concerns as well as advancing the substantive issues in the relationship. आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में संसद पर हुए आतंकी हमले को आज 23 वर्ष पूरे हो गए।
इस अवसर पर आज संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले को विफल करते हुए जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की थी। राज्यसभा के सांसद ब्रजलाल से डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने इस पर खास बातचीत की। कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख भी अपने साथ इतिहास में एक काला अध्याय दर्ज करा गई, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया। हमारे साथ आज के दिन बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी, राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद ब्रजलाल जी हैं। आज के दिन को आप कैसे याद कर रहे हैं? ये दिन बलिदान का दिन है और ये जो हमला हुआ था पाकिस्तान की साजिश से, उसका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकवादी थे और इन्होंने पूरे देश को बंधक बनाने का प्रयास किया था। अगर ये घुस गए होते पार्लियामेंट में तो क्या हाल होता, इसकी हम कल्पना करके भी सिहर जाते हैं। लेकिन हमारे वीर जवानों ने 13 लोगों ने बलिदान दिया और बलिदान देकर उनको घुसने नहीं दिया और वो मारे गए। उस टाइम जो है तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी संसद भवन में थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। ऐसे में दहशतगर्दों ने जो जुर्रत की, उसको आप जैसे वीर सैनिकों ने मुंह की, उनको उसी वक्त ढेर कर दिया। उस दौर को अगर सर याद करते हैं तो क्या एक मैसेज है सैनिकों का जो जज्बा है, उसको लेकर सर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, वो जज्बा ये है, हमारे सैनिक जो हैं वो ये जानते हैं कि हम देश के लिए बलिदान हो, उसमें कोई उनको हिचकिचाहट नहीं है। ब्रजलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से वीर शहीदों ने जान देकर रक्षा की है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैमरामैन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। संसद से कुछ और खबर। एक देश एक चुनाव के बिल पर मथुरा से भाजपा की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो देश का समय और पैसा दोनों बचेगा। एक देश एक चुनाव और संविधान वाले मुद्दे को लेकर भाजपा की सांसद हेमा मालिनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। हमारे साथ लोकसभा की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी हैं। मैम, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 32 दल एग्री हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने इस बात की जानकारी दी है। इस पर आप कैसे कहें? ये बहुत अच्छी बात है। एक वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए ऐसे, तो सो दैट काम अच्छा चलेगा। नहीं तो क्या है, हर वक्त इलेक्शन होता रहता है इधर उधर, फिर कोड ऑफ कंडक्ट सारा काम हर जगह, जहाँ हमारी जगह में भी, मथुरा में भी अभी 1.5 मंथ के लिए सारा काम रुक जाता है। So every time there is an election, all the work is stopped. So it is better to have once, and I think I'm sure हमारे जो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका लागू करेंगे और करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा ही होगा देश के लिए। संसद पे हमले की 23वीं बरसी है। लोकतंत्र के उस मंदिर पे 13 दिसंबर 2001 को एक हमला हुआ था, जिसको वीर सैनिकों ने अपनी जान देकर रक्षा की। जिन लोगों ने लाइफ सैक्रिफाइस किया, उनके परिवार के लिए, उन सब के लिए हम बहुत ही प्रार्थना करते हैं। उन्होंने इतना बढ़िया, मतलब इतना हिम्मत के साथ काम किया है। उनको मालूम भी नहीं था कि ऐसा अटैक होने वाला है, अपनी जान भी दे दी है। सो वी रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल, द ब्रेव पीपल हु फॉट फॉर दिस प्लेस। संविधान के ऊपर कुछ उंगली उठाया जा रहा है हर वक्त, इसी को लेके बार बार पार्लियामेंट भी नहीं चलता है। So it is nice that we are having a discussion. So I am sure everybody will participate and come out with a best solution. Thank you, मैम। तो ये थी लोकसभा की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में एक साथ चुनाव की मांग कर रही है। और वहीं दूसरी ओर संविधान दिवस पर चर्चा को भी सांसद हेमा मालिनी ने ऐतिहासिक बताया। कैमरामैन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के तथ्यों से परे बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद के खिलाफ संसदीय कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पार्लियामेंट में हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गया वाला को कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह का अगर ये कहेंगे
इसका खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इस तरह का महिला कोई भी मेंबर उठ करके ऐसा ही बात करेंगे, ये नहीं होगा। मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग का तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें। नई दिल्ली में 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे क्षेत्रों की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को संरक्षित और बढ़ावा देने में भारत और यूएई के साझा हित हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने से इस साझा लक्ष्य में योगदान मिलेगा। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि यूएई भारत के लिए निवेश के शीर्ष स्रोतों में से एक है। Is among the top sources of investments for India. We also recognize the growing Indian investments into UAE, leveraging its strategic location as a trade hub for the Middle East, Europe and Africa. Our energy cooperation has further consolidated with several long-term oil and gas contracts signed recently. I'm glad we are expanding our horizons by exploring cooperation in renewables and nuclear energy as well. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मूल्यांकन भी कीजिए कि आपने किस पार्टी को, किन नेताओं को सेवाओं का मौका दिया, उन्होंने आपके लिए क्या किया। हमें राजनीतिक दृष्टि से यह देखना होगा कि आखिर आपने किन लोगों को, किस पार्टी को, किन नेताओं को आपने सत्ता में आकर के सेवा करने का मौका दिया है और उनके आने से क्या फर्क पड़ता है और उनके नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसका मूल्यांकन करने का दिन भी है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री के रूप में पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आपके यहां लागू कर दी गई और महतारी वंदन योजना की भी पहले किस्त देने की तैयारी कर दी है। आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया, पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव द्वारा किसानों का मुद्दा उठाने पर आरएलडी के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हितों के लिए काम करती है। इसी मुद्दे पर आरएलडी सांसद चंदन चौहान से ये खास बातचीत की है डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने। आरएलडी से सांसद चंदन चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, आज सदन में संविधान पर चर्चा हुई जिसमें अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो उन्होंने भी किसानों का मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने भी किसानों का मुद्दा उठाया। आपको लगता है कि सरकार को विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे पर घेर रही है? देखिए, देश की आत्मा अगर कहीं बसती है तो ग्रामीण क्षेत्र में और किसानों के खेत में। तो ऐसा कोई हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अच्छी बात है किसानों की बात करते हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से बताते हैं कि प्रत्येक हित को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार एनडीए की चल रही है, किसानों के हर हित के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, संभल में मस्जिद का मामला, फिर उसके बाद बदायूं में मस्जिद का मामला, और आज अखिलेश यादव ने ये सरकार पे ये आरोप लगा दिया कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आ चुका है। इस पर कोई टिप्पणी करने की मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि मैं कोई टिप्पणी करूँ जहाँ कोर्ट ने संज्ञान खुद ले लिया हो। पर निश्चित रूप से मैं कहता हूँ जो घटना हुई वो दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और शांति बहाली ही हमारा सबका एक सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरएलडी सांसद चंदन चौहान। कैमरा पर्सन आशीष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर दबता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत। ब्रेक के बाद आगे की खबरों में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट की जज जुवडी श्रीदेवी ने मामले की सुनवाई के बाद अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह सुनिश्चित किया कि अभिनेता को हिरासत में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान कथित भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। आज से 3 साल पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश को समर्पित किया था। सरकार की विकास भी विरासत भी की तर्ज पर बने इस कॉरिडोर की वजह से यूपी देश में पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। सरकार ने इसके अलावा भी देश में कई बड़े मंदिरों में कॉरिडोर को बनवाकर न केवल श्रद्धालुओं को राहत दी है बल्कि पर्यटन को बढ़ावा भी दिया है। 12.94 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट 2023 में वाराणसी घूमने आए। काशी के इतिहास में पहली बार इतने पर्यटक आए। दिलचस्प बात यह है कि इस साल गोवा, जो कभी भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, सिर्फ 9.5 करोड़ पर्यटकों को ही आकर्षित कर सका। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कभी गोवा पहले नंबर पर हुआ करता था और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। लेकिन आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म के मामले में सबसे आगे है। साल 2023 में यहाँ 48 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए और इसका श्रेय जाता है धार्मिक पर्यटन और मंदिर कॉरिडोर को। भारत के पर्यटन में ये बदलाव अचानक कैसे आया, मंदिर कॉरिडोर क्या है और ये पर्यटन और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में बने प्रमुख कॉरिडोर के नाम और भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कॉरिडोर राज्य 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही यूपी का टूरिज्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक समय था जब सबसे ज्यादा लोग ताज का दीदार करने आते थे, लेकिन अब यूपी घूमने वाला अधिकतम टूरिस्ट धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, काशी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग ब्रज क्षेत्र में घूमने आए। यहाँ 2023 में 10 करोड़ से ज्यादा सैलानी घूमने आए। सरकार देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने का काम भी कर रही है, जिसके जरिए पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, बेहतर कनेक्टिविटी, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक अनुभव से न केवल भारतीय बल्कि विदेशी टूरिस्ट को भी आकर्षित किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों जहां जहां कॉरिडोर या अन्य धार्मिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहां भी मिल रहा है। फिर चाहे वो दिव्य और भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर हो, चार धाम हो, अयोध्या हो या सोमनाथ मंदिर, यहाँ उम्मीद से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है, मंदिर कॉरिडोर्स क्या होते हैं? तो उन्हें बता दें कि मंदिर कॉरिडोर्स का मतलब है मंदिर के आसपास की जगह को इस तरह विकसित करना कि वहां आने जाने वालों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो। ये कॉरिडोर न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में मंदिरों के सहेजने और संवारने के सतत प्रयास की बदौलत 2028 तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है। पिछले 4 से 5 सालों में सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर कॉरिडोर देश को समर्पित किए जा चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी आम लोगों के लिए खुल गया है और यूपी में मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पर काम जारी है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। यूं तो ये सभी सीधे तौर पर धर्म और आस्था से जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थ विज्ञान एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। रिलीजियस टूरिज्म देश की जीडीपी में अपनी अलग जगह रखता है। मंदिरों और दूसरे तीर्थ स्थलों के बारे में आम धारणा यही है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा। लेकिन इसकी बड़ी तस्वीर ये बताती है कि तीर्थ स्थल किसी देश के विकास के पहिए को घुमाते हैं।
और शायद ही आपको पता हो, हमारे देश की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 2.32% है। धार्मिक पर्यटन का ये मॉडल भारत के विकास में एक नई कहानी लिख रहा है। काशी, महाकाल, लोक और अयोध्या जैसे स्थानों ने ये साबित कर दिया है कि आस्था और विकास का संगम संभव है। अब खबर खेल के मैदान से। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और भोपाल शूटिंग एकेडमी में होने जा रहा है। इस बार की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 13,522 निशानेबाज मुकाबले में उतरेंगे। प्रतियोगिता में पिस्टल, राइफल और स्कीट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत चुके निशानेबाज होंगे, तो वहीं कई युवा चेहरे भी अपनी चमक बिखेरेंगे। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और भोपाल शूटिंग एकेडमी में आयोजित किया जा रहा है। इस बार की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड 13,522 निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है। इस चैंपियनशिप के साथ ही नए सत्र की शुरुआत होगी। शॉटगन की प्रतियोगिता 11 दिसंबर से 19 जनवरी और पिस्टल 13 दिसंबर से 5 जनवरी तक डॉक्टर KSSR में आयोजित की जाएंगी, जबकि भोपाल की MP शूटिंग रेंज में 15 से 31 दिसंबर तक राइफल नेशनल आयोजित किए जाएंगे। देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय शूटर रहे और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित संजीव राजपूत मानते हैं कि पेरिस ओलंपिक के बाद से शूटिंग में लोगों का उत्साह बढ़ा है। तो जो हमारे पास शूटर्स हैं आज की डेट में, उनके ही इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड हैं, चाहे एशियन रिकॉर्ड लगा लीजिए, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा लीजिए, तो उनको अपना जो ऑलरेडी मेडल जीता है उन्होंने या फिर जो रिकॉर्ड किया है उन्होंने, उनको दोबारा प्रूव करने के लिए फिर डेफिनेटली जाना ही है। नए भी उसके साथ खेलेंगे और जो 15 साल से या 10 साल से शूटिंग में कर रहे या इंटरनेशनल एथलीट है वो भी उनके साथ करेंगे, तो सेम फाइट होगी। और नए जो आ रहे एथलीट उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छी आपको लाइन ऑफ एक्शन मिलने वाली है। इस बार की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों के साथ साथ कई युवा निशानेबाज भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। हाल ही में पेरू में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके लौटी खुशी मानती है कि इस बार की प्रतियोगिता काफ़ी कड़ी होने वाली है। बहुत सारे मेडल्स आ रहे हैं शूटिंग में, ओलंपिक में भी शूटिंग में 3 मेडल्स आए हैं, और तो इससे ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है और सबको पता चल रहा है इंडिया में कि शूटिंग भी कोई स्पोर्ट्स है, और उसकी वजह से सभी इंटरेस्टेड हो रहे हैं उसमें पार्ट लेने के लिए। ये नेशनल चैंपियनशिप हमारे यहाँ पे हो रही है, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से नए सितारे भी उभरेंगे जो आगे जाके देश को रिप्रेजेंट करेंगे, देश का आगे नाम करेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, प्लस हमारे जो नए बच्चे हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो भी यहाँ से बहुत अच्छा करने वाले हैं। बच्चा अगर शूटिंग करना चाह रहा है, इतना कॉस्टली गेम है, फिर भी पेरेंट्स उसके पीछे पूरा पूरा दिन भी उनके साथ रहते हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं कि कैसे भी हमारा बच्चा ओलंपिक में मेडल लेके आए। बस 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में कुल 40 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ देश के सशस्त्र बल, ONGC और रेलवे जैसी सार्वजनिक संस्थाओं की टीमें भी शामिल हैं। दिल्ली और भोपाल में होने जा रही 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए इस समय माहौल तैयार है। तमाम यहाँ पर जो सितारे हैं वो जुटेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो होंगे वो यहाँ पर अपनी जो आजमाइश करेंगे, ओलंपियंस भी होंगे, साथ ही साथ जो नए युवा खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अपनी जोर आजमाइश दिखाएंगे। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस चैंपियनशिप से कौन सा नया सितारा चमक करके सामने आता है और क्या जो पुराने खिलाड़ी हों अपने रिकॉर्ड्स की रक्षा कर पाते हैं या नहीं। कैमरा कुमार दत्ता के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। बात शतरंज के नए चैंपियन की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को बधाई दी है। खेल मंत्री ने कहा कि गुकेश की ऐतिहासिक उपलब्धि से देश के और भी युवा प्रेरित होंगे। गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 18 वर्ष की कम आयु में जीत के बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करी है, अपना स्वयं का और देश का गौरव बढ़ाया है। मैं गुकेश को हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं और उसमें से प्रेरणा लेके हमारे देश के यंग एथलीट आगे बढ़े और प्रगति के रास्ते पे अपने के लिए भी सफलता को हासिल करे, ऐसी अपेक्षा रखता हूं।
अगली खबर, अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में महिलाओं की अनोखी पहल। महाकुंभ के लिए महिलाओं ने केले के तने से बनाई खास चटाई। अयोध्या में महिलाएं बना रही हैं महाकुंभ के लिए केले के तने के रेशों से पूजा के सामान। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व, इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। उत्पादों में रंग के लिए प्राकृतिक फूलों के रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। संगम की रेती पर इस बार कुंभ नगर होगा पूरी तरह इको फ्रेंडली। अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। इन हस्त निर्मित उत्पादों को बनाने में 90 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें पूजा के आसन, पर्स, योगा मैट, लकड़ी की चप्पल यानी खड़ाऊ और अन्य अनुष्ठान संबंधी सामान शामिल हैं। कुंभ मेले की तैयारी हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है। 90 महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और काम ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये उत्पाद बिना किसी रसायन का उपयोग किए बनाए जा रहे हैं और इन्हें फूलों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। पिछले 6 महीने से यहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे उत्पाद बन रहे हैं। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। बाजार में भी इन उत्पादों की मांग अधिक है और लगभग 90 महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं। हम लोग कुंभ के मेले की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग पूजा आसनी बना रहे हैं। ये केले से, शुद्ध केले से बना हुआ ये सामान है। ये संत महात्मा लोगों के लिए बनाया जा रहा है। साधु संत भी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बनाने से काफी प्रसन्न हैं और पूजा पद्धति के लिहाज से इसे पवित्र बता रहे हैं। केले का जहाँ तक की रही बात, वह तो आपको बताया गया कि इतने मांगलिक चीज है, वो इतने जो है केले के पत्ते पर भोजन करने से आयु बढ़ता है। केले के आसन पर बैठ करके पूजा करने से भगवान ही प्रसन्न होते हैं, उनके आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति बढ़ता है। गौरतलब है कि हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी की नई सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा। 2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य। किसानों को धान की कीमत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए हर महीने 1,000 रुपये। आदिवासियों के लिए तेंदू पत्ता की कीमत भी बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल और हवाई सुविधा का विस्तार। 1 साल में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। 1 साल में 1,750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर रायपुर में कैबिनेट में अपने 1 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब भाजपा सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भरोसा कायम हुआ है। हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है। 10 किस्त हम लोग महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया 70 लाख से ज्यादा माताओं के खाते में भेज रहे हैं। 30 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। इसको कौन झूठला सकता है? ये सब भी अगर विकास का काम उनको नहीं दिखता है तो उनको अब कौन सा चश्मा पहना है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि बीते 1 साल में
213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। अपने सरकार के एक साल का लेखा जोखा पेश करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार के सभी मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत मेहनत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि एक साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज छत्तीसगढ़। खबर दिल्ली से, जहां साहित्य अकादमी में इन दिनों पुस्तकायन चल रहा है। इस पुस्तकायन में रोजाना कई तरह के साहित्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सर्व भाषा द्वारा भोजपुरी साहित्य पर रचना, आलोचना, परिसंवाद का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने भोजपुरी साहित्य पर प्रकाश डाला। सर्वभाषा ट्रस्ट सभी भाषाओं को प्रश्रय देता है। सभी भाषाओं में हम पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और भाषाओं से संबंधित, साहित्य से संबंधित प्रतिदिन इस साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन में हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भोजपुरी भाषा पर आधारित एक कार्यक्रम हमारा रचना आलोचना भोजपुरी भाषा के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें भोजपुरी भाषा के महत्व, उसकी खूबसूरती, उसका सौंदर्य और उसका पाश्चात्य से लेकर के वर्तमान और फिर आगे भविष्य क्या है, इस पर चर्चा हो रही है विद्वानों द्वारा। और जो चर्चा बड़ी ही लोकप्रिय रही और बड़ी ही ज्ञानवर्धक रही। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।